आप यूनिवर्स में भगवान की कृपा पे बिलीव करते हैं? डेफिनेटली, इसे जुटला ही नहीं सकते, वो कैसे भी हो जाए, आई डोंट नो। कई बार बड़े मिरेकल हुआ। विलियम शेक्सपियर ने बहुत अच्छी बात लिखी थी, एक स्टेज है और हम लोग सारे जो है कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। अगर हम थोड़ा अध्यात्म में जाएं, जिस दिन हम जन्म लेते हैं ना, हमारी मृत्यु उसी दिन निश्चित हो जाती है। और हमारी जर्नी भी एक मैप है जो कि निश्चित हो गया। लेकिन बतौर मानव मेरी ऐसी अपनी सोच है कि हमें कुछ प्रिविलेज दिए हैं ईश्वर ने, हमको दिमाग दिया है। तो उस मैप में जब भी हम अपनी टांग अड़ाते हैं, तो जब वो टांग सही हो जाती है, वी कैन बिकम ए स्टार। वो टांग गड़बड़ हो जाती है तो हम बोलते हैं ना, अर्श से फर्श पे आ गए। तो एक एल्गोरिदम है पूरा सारा, जिसमें कि हम लोग सर्वाइव करते हैं, वो फिक्स अप हो जाता है। मेरी ये मूवी है, मेरा एक आर्ट फॉर्म है, इसको लोग उतना देखेंगे नहीं देखेंगे, लोग पसंद करेंगे नहीं पसंद करेंगे, ये वाली चीज़ आती है। अच्छे मेकर के लिए कोई कंपटीशन नहीं होता। आज भी एज एन मेकर मेरा लक्ष्य होता है कि मैं अच्छा सिनेमा बनाऊं, अच्छे म्यूजिक वीडियोस बनाऊं, अच्छी एड फिल्म शूट करूं। अब वो चले या ना चले, ये तो पब्लिक डिसाइड करेगी कि क्या चलता है। हेलो, लाइव हो तो ऐसे के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको जिन गेस्ट से मिलाने जा रहा हूं, उनका नाम है दुष्यंत प्रताप सिंह। दुष्यंत जी फिल्म डायरेक्टर हैं और साथ ही साथ सिंगर भी हैं। उन्होंने दी 100 बक्स और ज़िंदगी शतरंज है जैसी मूवीज़ बनाई हैं। उनकी हर बनाई गई मूवीज़ में कुछ ना कुछ मैसेज छुपा हुआ होता है। हमने बात करी है उनकी बनाई गई मूवीज़ के बारे में, साथ ही साथ उस मूवीज़ में क्या विजडम है, उस विजडम के बारे में। हालांकि उन्होंने यह भी बताया है कि यंगस्टर अगर कोई पैशन फॉलो करना चाहते हैं तो वो कैसे करें। चलिए लेकर चलते हैं आपको दुष्यंत जी के पास। हेलो सर। हाय, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, बहुत अच्छा हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के PNC। शुक्रिया सर यहाँ पे आने के लिए। सबसे पहले तो एक डायरेक्टर, सिंगर, राइटर एंड व्हाट नॉट, ऑल ओवर एक आर्टिस्ट कह सकते हैं, राइट? सर ये जर्नी कैसे, मतलब पहले से निर्धारित थी कि पहले आपको यही बनना है, आर्टिस्ट ही बनना है, या फिर बाद में आपने सोचा कि नहीं शिफ्ट करते हैं करियर? थोड़ी सी आप अपनी बैक स्टोरी बताएं सर। देखो, मैं कुछ उन चंद भाग्यशाली लोगों में से हूँ जिनका जो शौक़ है वही उनका प्रोफेशन है। और दूसरा, मैं या मेरे जैसे लोग, हम जब इंडस्ट्री में जाते हैं तो कोई लेगेसी लेके नहीं आते हम लोग। तो यूजुअली हम कुछ सोच के जाते हैं, लेकिन ईश्वर ने कुछ और आपकी किस्मत में लिखा होता है। तो लेकिन उस क्रम में आप कई सोपानों से गुजरते हैं। तो मुझे सौभाग्य से ईश्वर ने बहुत मौके दिए। मैं मुंबई गया, जिस दिन मैं पहुंचा बॉम्बे, उसके दूसरे दिन से मेरे पास काम था। तो मैं कुछ लकी उन लोगों में से रहा हूँ। और मैं इसमें भी अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ कि बतौर सिंगर मुझे बहुत मौके मिले, बतौर आर्टिस्ट मैंने बहुत काम किया, टेलीविज़न के लिए, सिनेमा के लिए। फिर मुझे बतौर मेकर बहुत काम मिला। फिर जब मैं अपना ओन प्रोडक्शन हाउस सेटल किया तो मुझे बहुत मौके मिले, देश विदेश सभी जगह पे। और राइट नाउ आई एम डूइंग फुल फ्लेज एज अ डायरेक्टर। तो भी ईश्वर ने मौके की कोई कमी नहीं रखी। और इस जर्नी में आपको अच्छे और बुरे, हालांकि सब तरह के आपको अनुभव होते हैं, लेकिन फिर भी विद द ग्रेस ऑफ गॉड मेरे पास शब्द नहीं है ईश्वर के शुक्रिया अदा करने के। मुझे शायद कभी कभी मुझे लगता है कि मैं जितना डिज़र्व करता हूँ शायद मुझे उससे ज़्यादा मिला। सर ये तो बड़प्पन है सर आपका। सर कहने की बात ये है कि यूजुअली हम जब सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे होते हैं, या फिर ऐसे मैं भी देखता हूँ बहुत सारी चीज़ें, तो कहते हैं कि बॉम्बे में बहुत स्ट्रगल है और 90% लोग कुछ नहीं कर पाते, वहाँ पे 10% भी थोड़ा बहुत कुछ कर पाते हैं। ये फैक्ट है सर? कोई भी आर्टिस्ट आते हैं तो मैं ये ज़रूर पूछता हूँ, क्योंकि एक होता है ना कि एक स्टीरियोटाइप है कि इंडिया में इतने सारे स्टेट्स हैं, इतने सारे जगह हैं, सब बोलते हैं बॉम्बे चले जाओ, अगर आपको आर्टिस्ट बनना है तो बॉम्बे चले जाओ। सर क्या वहाँ पे क्या जादू क्या है वहाँ पे? एक्चुअली आपने आपके एक प्रश्न में कई प्रश्न हैं। तो आपने जो लास्ट जहाँ बात छोड़ी है, पहली तो बात, अभी तो इंडस्ट्री बहुत बढ़ गई डेफिनेटली, लेकिन मुंबई आज भी राज करता है सिनेमा के ऊपर। मुंबई के बाद फिर साउथ है, साउथ के बाद फिर अब हम पंजाब इंडस्ट्री सेटल हो गई है, फिर एक भोजपुरी इंडस्ट्री सेटल हो गई है। लेकिन जनरली बोलते हैं कि सब बन जाएगा, बट टेक्नीशियन कहाँ से लाओगे? तो मुंबई जो है वो हब है। मुंबई में देयर इज़ मोर देन 1,94,000 स्टूडियो। ये नंबर्स आप कहाँ से लाओगे?
सबसे बड़ी जो फिल्म सिटी है आउटडोर, वो मुंबई में है गवर्नमेंट की। अनलिमिटेड लोकेशन से आज भी पूरी फिल्म सिटी को कोई एक्सपोज नहीं कर पाया सिनेमा में, ये खासियत है उस शहर की। तो इसीलिए वो सब, मुझे लगता है सब लोगों के आकर्षण का केंद्र भी है। लेकिन जनरली क्या है, मुंबई में जाता वो है जिसके पास बहुत सारे सपने होते हैं। अब सपने पूरे हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारे सपने एकदम से पूरे हो जाए वो संभव नहीं है। तो ये सपने लेके जाना और बहुत सारे सपनों को पूरा करना, वो जर्नी थोड़ा लंबी होती है। और उसी लंबी जर्नी में लोग कहते हैं कि बहुत स्ट्रगल है, तो ये स्ट्रगल सब जगह पे है, हर जगह है। आप गांव में हो या आप मुंबई में हो या आप विदेश में हो, आपको एक जर्नी आपकी है, आपको वो टाइम से ही मिलेगा। आउट ऑफ टाइम कुछ विरले ऐसे होते हैं कि जिनको कि जाते ही काम मिल जाता है, या दे हैव सम सोर्सेज, या इंडस्ट्री में जो ऑलरेडी एग्जिस्ट हैं उन लोगों को काम थोड़ा सरल रहता है, या कुछ की किस्मत होती है। लेकिन फिर भी एक आर्टिस्ट का जाना वहाँ पे, उसे सबसे पहले अपनी रहने की जगह तलाशनी है, फिर उसे काम ढूंढना है अपने लिए, फिर एक सर्कल बनाना है, कम्युनिकेशन ठीक करना है। तो इट्स अ प्रोसेस। तो उस प्रोसेस को कहीं ना कहीं आप ये समझें कि मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, तो आप, वो मेरी नज़र में स्ट्रगल नहीं है, वो मेरी नज़र में आपके टूल्स हैं जो आपको इकट्ठा करने में थोड़ा सा समय लगता है। टायर पंक्चर हो गया तो आपको गाड़ी रोकोगे, साइड से खड़ी करोगे, फिर पहले जो वाहन आ रहे हैं उनको नुकसान ना हो, फिर आप टूल बॉक्स खोलोगे, टायर निकालोगे, पंचर जोड़ोगे, फिर लगाओगे। तो इट्स अ प्रोसेस। तो इस प्रोसेस से, लेकिन इस सब में जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो टायर चलने लायक होना चाहिए। आप अगर एक्टर हो तो आपको अच्छी एक्टिंग आनी चाहिए। जैसे आजकल लड़के जाते हैं, मैं देखता हूँ वहाँ पे जाते ही सबसे पहला काम होता है उनका जिम तलाशते हैं। अरे वो जिम तो तुम यहाँ भी कर सकते हो। उसके लिए वाई यू स्पेंड योर हार्ड अर्न मनी, आपके पेरेंट्स का या आपने खुद अर्न किया, उसे बम्बई खर्च करने की क्या ज़रूरत है, जाके आप यहाँ पे बॉडी बना लो। तो एक्टर के लिए जो सबसे बड़ी नीड है, अच्छी एक्टिंग आना। तो कहीं ना कहीं आज वो थोड़ा सा साइड अप होता जा रहा है। तो यही है। बाकी तो मुझे लगता है कि स्ट्रगल हर फील्ड में है, लेकिन मुंबई फिर भी एक ऐसी जगह है जहाँ कहीं ना कहीं काम की गुंजाइश सबके लिए निकल ही आती है। फिर जब आप वहाँ पहुँचते हो, देन फिर आप जब उतरते हो तो आपको पता लगता है कभी कभी सरप्राइजली कि नहीं यार, मैं तो आई कैन बिकम अ गुड DOP, आई कैन बिकम अ गुड कोरियोग्राफर, आई कैन बिकम अ गुड डायरेक्टर, आई कैन बिकम अ गुड फाइट मास्टर, आई कैन बी मे बी समबडी। उसके पास स्पॉट बॉय के भी चांसेस रहते हैं। 1500 रुपीज़ पर डे मिलता है स्पॉट बॉय को। अगर महीने में 20 दिन उस पर काम है तो ही अर्न 30,000 रुपीज़। साथ में खाना मिलता है, कन्वेंस मिलता है, सब मिलता है। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स इन बिटवीन ऑफ। तो आप अपनी महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं होने को अगर आप दूसरी जगह डाल दो कि मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, तो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, मेरा ऐसा मानना है। और कहने का मतलब ये है कि प्रॉपर ऑल ओवर एक्सपोजर है मुंबई में। एवरीवेयर, बट मुंबई में डेफिनेटली ज़्यादा है, कि बिकॉज मुंबई इज़ द की प्लेस फॉर द सिनेमा। अभी आपने बोला है एक अच्छे एक्टर को एक्टिंग आनी चाहिए, राइट? Absolutely. सर कहीं ना कहीं ये भी रियलिटी है कुछ हद तक, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, कि डिमांड है कि आपका प्रॉपर फिजिक होना चाहिए, गुड लुकिंग होने चाहिए, आप बॉडी अच्छी होनी चाहिए, कहीं ना कहीं ये चीज़ तो कोई है। डिमांड नहीं। आप मुझे, मैं आपके सामने बैठा हूँ, आप मुझे 10 सुपरहिट फिल्मों के नाम बताइए और बताइए उनमें से किस हीरो की बॉडी बिल्डर है। नहीं एक चलिए, आप राजकुमार राव ले लो, जी। विक्रांत मैसी ले लो, ये नए जो लड़के हैं अपना, जीशान अयूब ले लो, शरीफ हाशमी ले लो। देयर इज़ अ नंबर ऑफ पीपल जो सिनेमा चला रहे हैं। डोंट गो फॉर शाहरुख खान। शाहरुख खान अब नहीं बन सकते एकदम से, सलमान खान नहीं बन सकते, आमिर खान नहीं बन सकते, वो इस्टेब्लिश हो गए, वो रूल कर रहे हैं। अमित जी नहीं हो सकते आप, जी। है ना? तो एक्टर के लिए सबसे अच्छा एक्टिंग होनी चाहिए। अगर एक्टिंग अगर ज़रूरी नहीं है तो आप ये मान के चलिए, जो आपके यहाँ जो जिम ओनर जिम चलाता है ना, और जो उसके आते हैं बड़ी बड़ी बॉडी फुला के, तो वो तो सबको फ्लॉप कर देंगे जब बॉम्बे उतरेंगे। तो बेटर है यहाँ से जिम से भर के ट्रेन में लोगों को ले जाओ और उतार दो कि भी आ गए एक्टर। सो बडिंग आर्टिस्ट के लिए एक मैसेज ये है कि एक्टिंग पे मेनली फोकस रखो, क्योंकि एक्टिंग आएगी तो आप अच्छे एक्टर कहलाओगे। दैट्स द ओनली मैटर। Yes. आप अगर गाना चाहते हो तो आपको रियाज आपको करना है, आप आपको ताल की नॉलेज होनी चाहिए, आपको सुर की नॉलेज होनी चाहिए, और कानों से वो सुरीला होना चाहिए। वो नहीं है तो यू कांट बिकम। सो जिस भी सब्जेक्ट, आप अच्छे एडिटर तो आपको अच्छा एडिट आना चाहिए। आपकी बॉडी क्या करेगी उसमें? गुड लुकिंग होना आपका शौक है, बट एज किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन में सक्सेस होना, उस प्रोफेशन में आप कितने सिद्धहस्त हैं उस पर डिपेंड करता है। देयर इज अ लॉट ऑफ आर्टिस्ट इन साउथ इंडस्ट्री। इन जॉनी लीवर क्या है, आशीष विद्यार्थी क्या है, न गुड लुकिंग, न कोई फिजिक, न कुछ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, डेट नहीं है उनके पास,
नवाज़ आपने बहुत अच्छा नाम लिया, आई वर्क विद हिम। नवाज़ के स्ट्रगल टाइम में और जब मैं भी स्ट्रगल कर रहा था हम लोगों ने साथ काम किया। सो ये आपको अच्छा एक्टर होना चाहिए। सर आपको भी आइडिया भी नहीं है, आपने बहुत बड़ा एक मिथ को तोड़ा है, क्योंकि ये मिथ है सर। अगर मैं पूछ रहा हूँ इस चीज़ को, तो मेरे जैसे बहुत लोगों के मन में यही चीज़ थी कि एक्टर बनना है तो कहीं ना कहीं मुझे इन सब चीज़ों पे, जो बॉडी बनाना है, इन सब चीज़ों पे भी ध्यान देना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। बट थैंक्स टू यू कि अभी आपने बताया कि अगर एक्टिंग आती है तो आपका हो जाएगा। बीइंग एज एन डायरेक्टर, कोई डायरेक्टर ही इज़ नॉट लुकिंग फॉर द फिजिक ऑफ द हीरो, ही इज़ लुकिंग फॉर द पर्टिकुलर कैरेक्टर। हाँ, उसको जब अगर कुछ बनाना है तो फिर वो टाइगर श्रॉफ चाहिए, विद्युत जामवाल चाहिए, बट दे आर सेपरेट, बट साथ में अच्छे एक्टर भी चाहिए ना। सर आपको एक्टिंग आती नहीं तो आप क्या करोगे? सर अभी आपने अपने स्ट्रगल डेज़ की बात करी सर, कि नवाज़ सर के साथ आप भी स्ट्रगल करते थे, तो अपने स्ट्रगल टाइम में कभी खुद के ऊपर डाउट आया सर, सेल्फ डाउट, कि ये फील्ड मेरे लिए नहीं है शायद, ऐसा कुछ आया? सेल्फ डाउट आया कि नहीं सर आपको? अगर मुझे सेल्फ डाउट कभी नहीं आया, बट सम हाउ मुझे क्या लगता था, मैं थोड़ा लाइक वर्सेटाइल काइंड ऑफ था। बेसिकली मैं तो मुंबई गया था म्यूज़िक सीखने के लिए। यस, तो मुझे कभी कभी लगता था कि यार मैं ये क्या कर रहा हूँ, मुझे एक्टर बनना है या सिंगर बनना है। न तो मैं एज एन एक्टर अपने आप को टाइम दे पा रहा हूँ, न एज एन सिंगर टाइम दे पा रहा हूँ। बट एक्टिंग पे मुझे कभी वो नहीं रहा, कि फेथ नहीं रहा, क्योंकि मैं तो एक्टर बनने गया ही नहीं था। मौके मिले तो कर लिए, लेकिन मुझे आई डोंट टू बिकम अ एक्टर, या मैं वो सपना लेके गया ही नहीं था। और वो मौके मुझे बहुत मिले। आई डन वन फिल्म एज एन हीरो, मैंने बहुत काम किया एज एन आर्टिस्ट, बड़े बड़े आर्टिस्टों से काम किया मैंने, बट वो मेरा ड्रीम था ही नहीं। मैं तो वहाँ म्यूज़िक सीखने के लिए गया हुआ था। तो वो कभी कभी मैं विचलित हो जाता था ड्यूरिंग, जब मैं सोता था रात को, या मैं मिल के आ रहा हूँ प्रोडक्शन हाउस से, मुझे लगता था यार ये हो क्या रहा है, म्यूज़िक को भी समय देना है। तो वो कभी कभी मुझे महसूस होता था। मैं क्या, मुझे लगता है बहुत लोगों को महसूस होता है, जब आर्टिस्ट का काम नहीं चलता है तो वो अदर सोर्सेज तलाशता है कि भाई मुझे असिस्टेंट काम मिल जाए, कहीं कुछ काम मिल जाए। वो सबके साथ होता है, और वो एक मंज़ारे फंसते हैं जहाँ उन्हें लगता है कि यार क्या मैं डायरेक्शन में ही चला जाऊँ। बहुत आर्टिस्ट ऐसे हैं जो असिस्टेंट ज्वाइन कर लेते हैं फॉर द सर्वाइवल। और तो ऐसे मुझे कभी कभी लगता था। बाकी मुझे अपने आप पे डाउट कभी नहीं रहा। आई एम ऑलवेज हैप्पी, ऑलवेज गोइंग एवरीवेयर विद द, चाहे नॉलेज है या नहीं है, बट मैं हमेशा बड़े कॉन्फिडेंस में ही जाता था, और ईश्वर ने वो भरोसा हमेशा कायम रखा। कंपटीशन कैसा होता है सर? क्योंकि अभी अगर देखें हम तो धीरे जैसे जैसे जनरेशन बढ़ रहा है, OTTs आ गए हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, बड़े पर्दे तो थे ही, शॉर्ट मूवीज़ हो गई। कंपटीशन कि मेरी ये मूवी है, मेरा एक आर्ट फॉर्म है, इसको लोग उतना देखेंगे नहीं देखेंगे, लोग पसंद करेंगे नहीं पसंद करेंगे, ये वाली चीज़ आती है। अच्छे मेकर के लिए कोई कंपटीशन नहीं होता। आज भी एज एन मेकर मेरा लक्ष्य होता है कि मैं अच्छा सिनेमा बनाऊं, अच्छे म्यूज़िक वीडियोस बनाऊं, अच्छी एड फिल्म शूट करूं। अब वो चले या ना चले ये तो पब्लिक डिसाइड करेगी कि क्या चलता है। तो मुझे वो कभी ऐसा रहा नहीं, वो कंपटीशन मुझे कभी लगा ही नहीं कभी भी अपना। हाँ, क्योंकि एक सिनेमा बनता है तो आप कम से कम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पे करीब 800 के आसपास लोगों से मिलते हो, जिनमें स्टार्स भी होते हैं, लोअर भी होते हैं। तो उनमें कई बार आपको लोग ना डोमिनेटिंग काइंड ऑफ मिलते हैं। इवन आपके स्ट्रगल टाइम में भी आप जा रहे हो, लोग ऑडिशन देने बैठे हुए हैं, लड़कियों के साथ भी बहुत होता है, अच्छे घर से आती हैं, वो लेके बैठी हैं अच्छे अच्छे मोबाइल गैजेट्स, ऐसे लड़के आते हैं। तो सम टाइम आपको लगता है यार पता नहीं क्या है, कुछ वे ऑफ टॉकिंग या आप रह रहे हो, तो वो डोमिनेटिंग काइंड ऑफ जो नेचर है लोगों का, उनसे थोड़ा सा अगर आप दूरी बना के रखें तो आपका जो उत्साह है ना वो कभी भी कम नहीं होगा। और वो कम नहीं होगा, एंड यू आर अ गुड आर्टिस्ट, यू आर अ गुड ह्यूमन बीइंग, तो आप बिल्कुल मान के चलिए कि आपको 100% काम आपको मिलना ही मिलना है। तो अपने आप को उन डोमिनेटिंग काइंड ऑफ लोगों से अलग रख के और अपने लक्ष्य तक पहुंचना, ये मुझे लगता है इंडस्ट्री का थोड़ा सा मुश्किल काम है। थैंक यू फॉर दिस गाइडेंस और सजेशन। काफ़ी सारे आर्टिस्ट को मदद मिलेगी इस चीज़ से। सर कहते हैं, ओम शांति ओम का डायलॉग है, शाहरुख खान ने बताया था कि किसी भी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उससे मिलाने में जुड़ जाती है। यू बिलीव इन दिस? आप यूनिवर्स में भगवान की कृपा पे बिलीव करते हैं? डेफिनेटली, ये तो इससे तो आप इसे जुटला ही नहीं सकते। जैसे मेरे साथ ऐसे वाक़ये बहुत हुए हैं। जी। जैसे मुझे मुंबई थे हम लोग, स्ट्रगल टाइम में पैसे ख़त्म हो जाते थे, तो
अब मुझे घर जाना है पर्टिकुलर डेट पे, तो कई बार पैसे नहीं होते थे, बट मैं अपनी पैकिंग वैकिंग करके तैयार रहता था। मुझे लगता था नहीं, कहीं ना कहीं से पैसे आ जाएंगे। और बिलीव रखना, कई बार तो ऐसा होता था कि मेरी ट्रेन शाम को 6:45 पे या 5:45 से वहाँ से चलती थी पंजाब मेल, वो मतलब फिक्स ट्रेन थी। पता नहीं क्या जादू होता था, सुबह 10, 11, 12 बजे तक पैसे आ जाते थे एंड आई विल गो। ये एक बहुत छोटा सा मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ मेरे स्ट्रगल टाइम का। और उसके बाद मतलब हम लोग 5-6 कंट्रीज़ में स्ट्रेट काम करते हैं। मैं कभी, मुझे आज भी हमेशा रहता नहीं, ठीक है आपने सोचा है तो हो जाएगा, और वो हो जाता है। वो कैसे भी हो जाए आई डोंट नो। कई बार बड़े मिरेकल हुए हैं कि नहीं, बट मैं एक भरोसा हमेशा रहता है मुझे, नहीं अब कर रहे हैं तो हो जाएगा एंड इट कैन। एंड मैं कुछ ऐसे लकी लोगों में से हूँ जिसका कि कोई भी प्रोजेक्ट रुका नहीं। जनरली ये बड़ा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि सिनेमा बनाना बड़ा आसान है, उसको रिलीज़ करना बहुत मुश्किल है। तो मेरे सारे प्रोजेक्ट रिलीज़ हैं, अभी 3 प्रोजेक्ट ऑलरेडी रेडी हैं मेरे बन के। एक वेब सीरीज़ है, 2 शॉर्ट फिल्में हैं बड़ी ड्यूरेशन की, बड़े स्टार्स के साथ में है। तो ये थोड़ा सा ईश्वर का आशीर्वाद है। जी। तो इसको आप डिनाई कभी कर नहीं सकते कि आप जो सोचो, हाँ आपको एक सार्थक प्रयास ज़रूर करना चाहिए। आप सोच के बैठ जाओ तो वो नहीं होगा, लेकिन अगर आप सार्थक प्रयास कर रहे हो तो आप यकीन मानिए मदद आपको कहीं ना कहीं से आ जाती है जी। एंड यू गो अहेड फॉर दैट। पर जो मदद जहाँ से आ रही है आपको उनका शुक्रिया हमेशा करना चाहिए। अगर थैंक्स नहीं है आपके अंदर तो फिर कुछ नहीं है आपके अंदर। सबसे पहले इनिशियल जो इंस्पिरेशन है वो कैसे मिली सर, कहाँ से मिली थी मूवीज़ बनाने का? मूवीज़ बनाने की इंस्पिरेशन तो मिली ऐसे कि जब मैं 2000 में बैक इधर शिफ्ट हो गया था, स्टार्ट माई ओन कंपनी आगरा। तो मैंने एक सिनेमा बनाने का प्लान किया, और वो होता ना एक जोश होता है बड़ा, कॉन्टेक्स्ट मेरे थे। तो आई स्टार्ट वन फिल्म, और उस समय मैंने वसुंधरा दास को लिया था उसमें, जिसकी हीराम फिल्म आई थी। शी इज़ अ वेरी गुड सिंगर, बड़े उसके गाने चले जैसे हवाएं सनन सनन, इट्स अ टाइम टू डिस्को, इसको हिट स्टार थी वो। तो ऐसे ही कोऑर्डिनेट हुआ, और वसुंधरा ने बहुत कोऑपरेट किया था हम लोगों को। तो मैंने कहा वो फिल्म मैं बनाता हूँ। बट वो फिल्म बनते बनते और ऐसा कुछ फैला, क्योंकि कोई अनुभव था नहीं, कुछ था नहीं, तो वो हो हाके और वो मेरे साथ सब कुछ गड़बड़ झाला हो गया एंड आई लॉस्ट एवरीथिंग, माय मनी एंड सब। वो मैंने कहा ये क्या यार। देन फिर चलो, मैंने फॉरगिव ही किया पूरा सारा। वो एक बड़ा बैड एक्सपीरियंस था मेरा। देन फिर 2007 में अगेन आई स्टार्ट वन मोर फिल्म। बड़े बड़े एक्टर लिए, सब लगाया। तो जैसे ही एक्चुअली फिल्म शुरू हुई तो फिर वही चीज़ है कि लोगों को क्या होता है कि जब आप अनप्रोफेशनल या नए लोगों को लेके शुरू करते हो तो ऐसा लगता है ये तो बड़े पैसे कमाने वाली है फिल्म। तो ना लगा तो पैसे कमाने वाली है तो भाई दुष्यंत जी क्या करेंगे बीच में। तो मुझे लगा यार इस सब में एक ही कड़ी थी, वो डायरेक्टर। तो मुझे लगा इस फिल्म निर्माण में अगर कोई है बंदा तो वो डायरेक्टर ही होता है। तो मैंने कहा अब सिनेमा अगर मैं बनाऊंगा तो मैं खुद डायरेक्ट करूंगा, अदरवाइज मुझे करना ही नहीं है। तो मैं उससे भी अलग हो गया। एंड देन फिर आई स्टार्ट टेलीविज़न एज एन डायरेक्टर, बाकी काम। देन 2017 में जब सब रेडी हुआ पूरा सारा, 18 आते आते प्रोग्राम बनाए, चलो फिल्म बनाई जाए पूरे सब प्रॉपर तरीके से मजबूत होके। देन आई स्टार्ट दिस माई फर्स्ट मूवी द 100 Bucks। ओके। तो आई कंप्लीट दैट फिल्म। फिर वो रिलीज़ की बात आई तो वो भी सीख गए, डिस्ट्रीब्यूशन भी फिर मैंने खुद किया उसका। देन फिर लाइक कोई, बट सिनेमा इज़ टोटली डिफरेंट। टेलीविज़न एक बिल्कुल अलग है, सिनेमा बहुत अलग होता है और उसकी कई उसके स्टेजेस हैं। इट्स नॉट, पिक्चर बना लेना बहुत आसान है, बट उसको रिलीज़ करना, उसका PR, उसका बाकी चीज़ें संभालना। एक फिल्म जब रिलीज़ हो जाती है उसके बाद देयर इज़ अ मोर देन 46 प्लेटफॉर्म्स राइट्स होते हैं, वो सब जाने चाहिए, तब आपकी सिनेमा मार्केट में तभी सिनेमा लगेगा। तो वो एक बड़ा चैलेंजिंग काम रहता है पूरा सारा। तो ईश्वर के कृपा से, तो मैं इसीलिए बोलता हूँ हमेशा आई एम वेरी ब्लेस्ड। लेकिन मुझे कभी कभी ऐसा लगता है, जैसे बातों में मैंने आपसे कहा कि फिल्म, तो वो भी मुझे लगता है कि जो मुझे लगता है कि बैड एक्सपीरियंस है वो मेरा लर्निंग प्रोसेस ही मान लो। मैंने सीखा, ठोकरें खाई, सीखा, ठोकरें खाई, सीखा, आज भी सीख रहे हैं, आज भी बहुत अच्छे लोग मिलते हैं, आज भी गड़बड़ लोग मिल जाते हैं। सो इट्स अ पार्ट ऑफ। अभी हम लोग सिनेमास की बात कर रहे हैं, विलियम शेक्सपियर ने बहुत अच्छी बात लिखी थी कि लाइफ जो है एक स्टेज है और हम लोग सारे जो है कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। हमारा एंट्री है, हमारा एग्जिट है, और एक कैरेक्टर जो है
एक इंसान जो है अलग अलग कैरेक्टर्स प्ले करता है, मेनी कैरेक्टर्स प्ले करता है। आप एग्री करते हो इस चीज़ से? मित्र, ऐसा है कि अ, अगर हम थोड़ा अध्यात्म में जाएं, हम्म, जिस दिन हम जन्म लेते हैं ना, हमारी मृत्यु उसी दिन निश्चित हो जाती है। निश्चित हो जाती है। और हमारी जर्नी भी एक मैप है जो कि निश्चित हो गया। लेकिन बतौर मानव मुझे, मेरी ऐसी अपनी सोच है कि हमें कुछ प्रिविलेज दिए हैं ईश्वर ने, हमको दिमाग दिया है। तो उस मैप में जब भी हम अपनी टांग अड़ाते हैं, तो जब वो टांग सही हो जाती है, वी कैन बिकम अ स्टार। वो टांग गड़बड़ हो जाती है तो हम बोलते हैं ना, अर्श से फर्श पे आ गए। तो एक एल्गोरिदम है पूरा सारा, जिसमें कि हम लोग सर्वाइव करते हैं, वो फिक्सअप हो जाता है। कुछ बिरले होते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेहनत करते हैं, लेकिन इन सब में जो ईश्वर है ना, मुझे कहीं कहीं जैसे माँ बाप आपके भी देखते रहते हैं, कोई बच्चा घर में रहता है, बड़े भाई को ज़्यादा प्यार मिल जाता है, छोटे भाई को, वो भी वॉच कर, तो ईश्वर आपको वॉच करते रहते हैं। तो कभी कभी आपके संघर्ष से, आपकी प्रेयर से, या आपके काम से, या आपकी मेहनत से, मुझे लगता है कभी कभी ईश्वर ना आपकी डेस्टिनी भी थोड़ी चेंज कर देते, नहीं यार इसको कुछ दे दो। तो जैसे आपने नवाज़ का नाम लिया, और ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, मैं खुद हूँ, तो मुझे कभी कभी लगता है कुछ ऐसे काम किए होंगे, या अभी भी मैं करता हूँ, तो ईश्वर लगता है नहीं इसको कुछ दे दो, तो ईश्वर आपको वो दे देते हैं। बट जो आपका जो एक सर्कल है, वो सर्कल डिसाइड है, मिलेगा सही आपको, चाहे कम मिले या ज़्यादा मिले। हाँ, बीच में थोड़ा ईश्वर दयालु होते हैं, तो उनको जब लगता है कि नहीं इसे कुछ ज़्यादा दिया जा सकता, तो आपको ज़्यादा मिल जाता है, बट मिलेगा आपको ज़रूर। चाहे बुरा मिले या अच्छा मिले, आपको गेंद मारोगे तो वापस ज़रूर आएगी। ओके सर, आपकी मूवीज़ पे आते हैं थोड़ी। दी 100 बक्स, अभी आपने नाम भी लिया, उसे शुरुआत करते हैं। इस मूवी को बनाने के पीछे का क्या था सर? ये मूवी एक्चुअली जब इस पर हम लोग, मेरी डॉटर है, शी इज़ अ राइटर, तो उसने इस पर नॉवल भी लिखा है, द 100 बक्स। उसका ही पहला नॉवल था, मेरी ही पहली फिल्म थी। ओके। मैंने उसी पे बना, उस पे बनाई नॉवल पे। बट ये कहानी बहुत टाइम से फ्लिक कर रही थी माइंड में। जनरली हम ये मैंने प्रोस्टिट्यूशन को लेके बनाई थी। तो जनरली हम लोगों की एक पहली क्या होती है, सबसे पहले तो हम उनको घृणा की दृष्टि से देखना चाहते हैं। जाना सब चाहते हैं उनके पास, एवरीबडी वांट्स टू गो, कि मुझे प्लेजर चाहिए, मुझे उनके साथ जाना है, पूरी नाइट आप उनके साथ रह के जाते हो। तो लेकिन समाज के सामने आप घृणा भरी बात करते हो, नंबर 1। दूसरा, हम सोचते हैं बड़ा पैसा है उनके पास, लेकिन जब हम विजुअलाइज करते हैं तो देखते हैं वही गंदे से कमरे, गंदे से बेड, ये सब चीज़ें होती हैं पूरी सारी। तीसरा जो है वो नारी है। संसार की उत्पत्ति का कारक जो है वो माँ होती है, वो नारी होती है। तो हम उसके प्रति भी ईमानदार नहीं है। तो ये 3 जो चीज़ थी, इनका लेके मैंने ताना बुना। तो एक दिन ऐसे ही मुझे थॉट्स अपने आप ही अचानक आ जाते हैं अपना। तो मुझे आया कि एक रात को जब ये जो एक जर्नी होती है इनकी, ये स्टार्ट करते हैं, बिकॉज मैं घूमता बहुत हूँ, तो मैंने देखा भी है, जैसे ऑटो लेके चलते हैं रात को, कोई मिल जाए रास्ते में, उससे पूछ रहे हैं क्या ये करेगा, चलेगा क्या, ये फला करेगा। ये कोई मन से थोड़ी करता है, वो उसे एंजॉय थोड़ी करते हैं। आपको लगता होगा कोई एंजॉय नहीं करता, सब कोई अच्छी लाइफ बनाना चाहते हैं। हो सकता है आप दुष्यंत बनना चाहते हो, दुष्यंत करण जौहर बनना चाहते हैं, सपने हर एक के पास होते हैं जी। तो मुझे लगा कि इनकी जो नाइट की जर्नी है, वो ख्याल आया कि सुबह इनके पास क्या बचता होगा। तो मैंने सेल्फ हिसाब लगाया, और ये मैंने हरकतें अपने आप से देखी हैं। उनको पुलिस वाले मिल जाते हैं, बड़ी कटु सत्य है, हो सकता है पुलिस वालों को बुरा लगे सुन के, बट वो उनसे ब्राइब लेते हैं। हफ्ता बना रहता है, उनको देना पड़ता है पैसा पुलिस को। आप चले जाइए, ग्रैंट रोड है, इवन यहाँ भी जीबी रोड है, आप भेजिए अपना स्ट्रिंगर, पुलिस को पैसा देना पड़ता है उन लोगों को, पुलिस वाले को रात का पैसा देना है। लोकल जो भाई रहते हैं, जो गुंडे वुंडे रहते हैं, उनको मैनेज करना होता है। और वो कैसे ही मैनेज करना है, तो पैसे दें, अपना शरीर दें। वहीं कुछ अच्छे लोग भी मिल जाते हैं जिन्हें मतलब ही नहीं रहता, दे डोंट टू स्लीप विद हर, वो दे फाइंड सम पर्सन हु कैन डिस्कशन विद देम, उनको सुन ले अपना। ऐसे भी लोग हैं। बट इस सब में उसकी अर्निंग क्या है? पुलिस वाला तो उसे पैसे दे नहीं रहा, नेता उसे पैसे दे नहीं रहा, गुंडा उसको पैसे दे नहीं रहा, प्लस वो जो डील कर रही है लोगों से वो भी तो, उसके अंदर भी तो गुस्सा है, तो उससे भी कुछ हरकतें हो सकती हैं उल्टी सीधी, किसी को झापड़ मार दे, किसी को गाली बक दे। फिर जो घूम रहा है, जो उसको लेके, उसको भी उसे पैसा देना है।
फिर ये जो कोठे में रहती हैं जहाँ पे या जिस भी घर में रहती हैं उसका किराया देना है, सामूहिक रूप से रह रही हैं तो उनको मेंटेनेंस देना है, जिसमें बिजली है, खाना है, रहना है, पूरा सारा, तो उससे बचता क्या है। तो मेरी जो रिसर्च थी, जो सोच थी, उसके अकॉर्डिंग शी विल गेट ओनली 100 रुपीज़ लास्ट टू लास्ट। अब उस 100 रुपीज़ में उसको अपना इलाज भी करना है, मेंटेनेंस भी करना है, क्योंकि सबका पैसा दे चुकी वो। तो ये एक बड़ी दर्दनाक सी एक स्टोरी थी जो ताना बना बुना, एंड इट्स अ गुड फिल्म, लोगों को पसंद आई और डेफिनेटली उसके बाद मेरे भी रास्ते खुले एज एन डायरेक्टर। मैं एग्री करता हूँ आपकी बातों से सर, क्योंकि आपने जो बताया कि एक कॉमन इंसान जो ऑफिस जाता है, ऑफिस से आता है या फिर अपना कोई काम करता है, अपनी फैमिली है, अपना करियर है, अगर कॉल गर्ल वर्ड सुनता है तो एक अलग जजमेंट पास हो जाती है, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे कि अरे एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट किया जाता है। उनके पर्सनल स्ट्रगल्स को आपने बहुत अच्छे से रिसर्च किया, रीड किया। बट एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा यहाँ पे कि इतने सेंसिटिव, कहीं ना कहीं सेंसिटिव टॉपिक है, सेंसिटिव टॉपिक को उठाने में आपको थोड़ा भी डर आया कि कुछ गलत तरीके से अगर पोर्ट्रे हो गया तो? नहीं, मैं वो डरता वरता मैं हूँ नहीं, मेरे को नहीं लगता। और मैं कोशिश भी करता हूँ कि जस्टिस करूँ। इवन इस फिल्म का जो प्रीमियर था वो हम लोगों ने ग्रैंड रोड में किया, उसी एरिया में जाके, और उन्हीं को बुलाया। वहाँ जितनी जो औरतें थी उनको बुलाया, वो सब आए, उन्होंने पिक्चर देखी हमारे साथ बैठ के। यू गॉट द वीडियो इन द यूट्यूब डोमेन में, आप देखिएगा। इस फिल्म का जो पहला जो प्रीमियर किया हम लोगों ने, हम लोग ग्रैंड ट्रिप किया, वही पुराना सा सिनेमा, सड़ा हुआ सा, सब अपना टूटी सीट है, वहीं बैठ के, जैसे हम लोग बचपन में गाँव में जो सिनेमा रहते थे, काइंड ऑफ आई डू दैट थिंग। तो मेरे को ऐसा कुछ लगता नहीं है अपना। हाँ, और दूसरा क्या, आप जब बहुत घूमते हो, आपको पढ़ने का बहुत शौक होता है, तो कुछ विजुअल्स ऑटोमेटिकली क्लियर इन योर माइंड। मैं एक दो जगह गया भी था, तो चढ़ने में मेरी टांगें काँप रही थी अपना, क्योंकि बड़ा अजीब तरह का माहौल रहता है, पूरी गंदगी, सब कुछ अपना। एंड आई डिस्कस विद देम कि आपको क्या, कितना पैसा, तो वो बड़ी अजीब सी उनका रहने का मैंने देखा। एक हॉल है, उसमें छोटे छोटे से वो बने हुए हैं केबिन टाइप के, फटी साड़ियाँ लटक रही हैं उस पर, पानी के वो जो प्लास्टिक की बड़ी बड़ी वो है टंकियाँ, उसमें पानी भरा हुआ है, वहीं नहाने का जगह है, बैठ के सब वहाँ नहाते हैं वो, मतलब व्हाट इज दिस। तो बहुत मतलब टिपिकल काइंड ऑफ। अभी आप जैसे बता रहे थे तो मुझे रिसेंट जो इंसिडेंट है वो याद आया। कोलकाता में जो रेप केस जो चल रहा है, प्रोटेस्ट भी चल रहा था आरजी मेडिकल कॉलेज जी, वहाँ पे आई गेस कोलकाता का ही कोई रेड लाइट एरिया की एक प्रोस्टिट्यूट, हाँ, कि एक प्रोस्टिट्यूट बता रही थी कि रेप कोई सॉल्यूशन है नहीं। अभी बहुत अच्छी वायरल वीडियो है वो, अगर आपने देखा हो, आई डोंट नो, कि रेप कोई सॉल्यूशन नहीं है, यहाँ पे हम लोग जो सेक्स वर्कर्स हैं वो काम करते हैं, आपके लिए ही हैं, अवेलेबल है। एंड दैट वाज वेरी वायरल वीडियो। इस पे आपका क्या टेक है? वो मुझे तो, मैं एग्री करता हूँ उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप ठीक है, अगर वो दाग भी लगा हुआ समाज पे, बट रेप से कहीं ना कहीं वो जो लड़की बोल रही थी वो बेटर बोल रही थी। नहीं, मेरा सोच थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं उस मतलब उनका कहना दूसरे टेक्स्ट में था, मेरी जो सोच, उनका कहना उस टेक्स्ट में था कि जब यहाँ पे ऑलरेडी इतना बड़ा सोनागाछी, आपको आई डोंट नो वेदर यू नो और नॉट, सोनागाछी एशिया की सबसे बड़ी मंडी है। मंडी तो शब्द बोलना गलत होगा, बट मतलब वो सबसे बड़ा प्रोस्टिट्यूशन एरिया है, रेड लाइट एरिया इसको बोलते हैं, सोनागाछी। तो उसका ये कहना था कि जब इतना बड़ा रेड लाइट एरिया मौजूद है तो आप ये क्यों करते हो? जी, एग्जैक्टली ये था उसका टेक्स्ट। उसको फिर दूसरे वे में ऐसे बोल रही थी, ऐसे, वो ऐसा नहीं है। और मैं तो कहता हूँ एक और मूवी आपकी शतरंज, जिंदगी शतरंज है। जिंदगी शतरंज है ऑफ कोर्स जिंदगी शतरंज ही, हम प्यादे ही तो हैं। कभी सैनिक भारी पड़ जाता है रानी के ऊपर, वजीर के ऊपर, कभी वजीर तहलका कर देता है। तो ये शतरंज ही तो सिखाती है आपको। आप जीवन में कोई भी फिक्स नहीं है, जो वजीर देख रहे हो वो कुछ नहीं है। प्यादे का भी लग गया दाव तो मार देगा उसको वो। तो यह शतरंज हमें सिखाती है कि आप यू कैन डू एनीथिंग, अगर आपके पास एक योजना है, अगर आप उस पर अमल ठीक से कर रहे हो। सो शतरंज हमें वो सिखाती है। कहते हैं कि वो चेकमेट वाला जो कॉन्सेप्ट है कि चेक और मेट, तो बहुत सारे जो स्ट्रगल कर रहे होते लोग हैं, जो अपनी लाइफ में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में स्ट्रगल कर रहे हैं,
वो चेक होने से उनको वो समझते हैं कि वो चेकमेट हो गया, ख़त्म हो गया, बट वो स्टेप अप कर सकते हैं। चेक आप होते तो उसके बाद भी आपके पास कुछ चालें रहती हैं, जी। अगर बचा गए तो वो गेम बचा ओवर हो गया जाता तो है। तो देयर इज ऑलवेज ऑप्शन। यस। A word called hope. Hope is never die. There is always hope. उम्मीद कभी नहीं मरती। मैं उम्मीद हूँ, उससे बड़ा शब्द कुछ नहीं है। उम्मीद जो है, उम्मीद सब कुछ है जीवन में। तो आप अगर उम्मीद हो, आप अगर आशा हो, तो सब कुछ है आपके पास। जैसे शतरंज वाली बात हो रही थी जो आपकी फिल्म आई थी, या फिर द $100 की बात हो रही थी, एक सोशल मैसेज पास हो रहा है सर। क्या आपको नहीं लगता है कि बहुत सारी मूवीज़ ऐसी भी होती है जिसमें बहुत ज़्यादा सोशल मैसेज तो पास नहीं होता है, कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जाती है? मनोरंजन का एक जो सबसे बड़ा हिस्सा है, वो बड़ा हिस्सा है कि एवं ही हंसना। तो असल में ये जो अभी सिनेमा का जो दौर चल रहा है कि यथार्थ सिनेमा, इसको पहले आर्ट फिल्म बोलते थे। यस। अभी ये सब उसमें तब्दील हो गया है। लेकिन जो अचानक से हंसी के फव्वारे छूट जाना ना, क्योंकि जनरली आप पुरानी फिल्में या देखें महमूद साहब की, वो जीवन में नहीं होता ऐसा कोई कैरेक्टर, बट वो कैरेक्टर गढ़ देते थे। एग्जैक्ट सिनेमा वही है। सिनेमा आप किसी की जिंदगी देखने थोड़ी जा रहे हो। आप जिंदगी देख के किसी की या तो हंसोगे या दुखी होगे या उसको क्रिटिसाइज करोगे, बड़ा बुरा आदमी है, भला आदमी है, आप उसके लिए नहीं जा रहे हो। आप मेरे ख्याल से आज भी सिनेमा आप जाते हो तो आपको हंसने के लिए जाना है, एंजॉय करने आपको के लिए रोमांस। जाना है। जैसे जब डर रिलीज हुई थी शाहरुख खान की, आहा, हम लोग क्या बिल्कुल ऐसी निकल के सबसे पहले काम वो चश्मा खरीदा हम लोगों ने, बाल बढ़ा लिए, मैंने वही पर्पल जीन्स की शर्ट खरीदी, ब्लैक जीन्स खरीदी, शूज़ लिए, फिनिक्स के शूज़ लिए वाइट, और बिल्कुल वही है पूरा सारा सब स्कूल। तो वो है सिनेमा। इवन हम भी जो बना रहे हैं या मैं अभी और जो करने जा रहा हूँ, मेरी नज़र में वो मेरे लिए एक अनुसंधान का सब्जेक्ट है। बना दिया अच्छा कि बायोपिक बना रहे, लेकिन सिनेमा जो है ना, एग्जैक्ट सिनेमा वही है जो आप बात कर रहे हो। डेविड धवन साहब जो बनाते थे, तो एग्जैक्ट सिनेमा वो है। हाँ, मतलब आज भी कोई फिल्म देख लो आप, सिनेमा वो है। बायोपिक आप एक बार देख लो, दो बार, तीसरी बार नहीं देख पाओगे, बट DDLJ आप देख लोगे। दिल तो पागल है, कुछ होता है, देख लोगे आप, बिकॉज वो सिनेमा है, आप रो गए उसमें। वो यथार्थ में ऐसा नहीं होता। आदमी इतना व्यस्त है, वो रोना चाहता है तब भी नहीं रो पाता, वो हंसना चाहता है तब भी नहीं हंस पाता। तो आपको हंसा दे वो उस पल में, वो सिनेमा है। कुछ सिनेमाज, सॉरी टू इंटरप्ट, कुछ सिनेमाज ऐसे होती है जैसे कि पठान था जी, वो सिनेमा है, वो ऐसा हकीकत में नहीं होता, बट इट इज। सो कुछ सिनेमाज ऐसी होती है जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अवेयर कर देती है, एजुकेट कर देती है, या फिर एक इंफॉर्मेशन पास करती है। तो आपके अब आंसर से मुझे समझ में आ गया है कि सिनेमा पे कोई जजमेंट होनी ही नहीं चाहिए कि ऐसी ऐसी, अगर आपको पसंद आ रही है तो आपके लिए वो सिनेमा है। सिनेमा जो पास करती है मैसेज, तो एज अ मेकर आपको सिनेमा ऐसा बनाना चाहिए जो समाज में सकारात्मकता लेके आए। जैसे आपका ये नेटवर्क है जो सकारात्मक बात करता है, हिंदी की बात करता है, अनुभव की बात करता है, ज्ञान की बात करता है। तो सिनेमा में आप गांधी को लेके आओ, उनसे बड़ा संत कौन है? आज के समाज में गांधी से बड़ा संत कौन है हम जिनको जानते हैं? गांधी जी का एक आपको शायद वाकया मालूम होगा, मैं आपको बता देता हूँ। जब गांधी जी आए, बैरिस्टर, लंदन से, ही बिलोंग्स टू वेरी रिच फैमिली, तो वो बिहार गए, और बिहार का कोई जिला था शायद बेगूसराय, या आई एम सॉरी मैं नाम भूल रहा हूँ, वहाँ गए वो, और एक जो वहाँ पे उनके वर्कर थे, काशी वैश्य थे, वो उनके घर गए, खाना उनके यहाँ पे था। तो वो उनके जब गए घर पे, स्वागत किया उनका, तो उनकी पहले वही वाइफ आई, तो उन्होंने कहा गांधी जी मेरी वाइफ हैं, उन्होंने पैर छुए, गांधी आशीर्वाद दिया। गई, थोड़ी देर में उनकी बहू आई, पैर छुए, आशीर्वाद दिया, ठीक है। तब तक खाना आ गया, खाना खाया। तो जब गांधी चलने को हुए तो उन्होंने कहा मैं भाई निकल, उन्होंने कहा ठीक है बापू चलिए। बोले नहीं मुझे तुम्हारी वाइफ और उनसे मिलना है, बहू से, उन दोनों को बुलाओ। अब वो चुप हो गया। गांधी थोड़ी देर रुके रहे, उसने कहा हाँ बुलाता हूँ। फिर थोड़ी देर उन्होंने कहा शायद चल रहे, उन्होंने कहा चलिए बापू। तो वो अब वो कुछ जवाब नहीं, तो उन्होंने कहा क्यों नहीं बुला रहे हो? उन्हें लगा कि शायद पता नहीं मुझे क्या समझ रहे हैं, अपनी बहू और उसको नहीं बुला रहे, वाइफ को। उन्होंने कहा मैं उससे मिल के जाना है उनसे। उन्होंने कहा बापू एक साथ नहीं आ सकती। तो बोले कि क्यों नहीं आ सकती? तो रो गया, बोला कि वो एक ही साड़ी है उनके पास, तो एक बदल के आएगी, दूसरी अंदर बैठेगी, दूसरी बदल के आएगी, वो बैठेगी। उसी दिन गांधी जी ने वहीं पे
सुन के गांधी इतने रोने लगे, उन्होंने अपने कपड़े उतार दिए वहीं पे और बोला मुझे एक धोती ला के दो। उन्होंने कहा जिस दिन इस देश के हर आदमी के तन पे कपड़ा होगा जिस दिन, उस दिन मैं कपड़े पहनूंगा। और उन्होंने अपनी आखिरी सांस उसी धोती में ली। तो उनसे बड़ा महात्मा कौन है गांधी से? तो सिनेमा फिर बने तो ऐसा बने, और हम नहीं बना सके, उनको बनाया एक बाहर के आदमी ने, बेन किंग्सले ने एक्टिंग की उसमें। सोचो, गांधी एकमात्र ऐसे वैश्विक नेता जो आज भी विश्व में नैसर्गिक हैं, वैश्विक रूप से स्वीकार्य हैं। गांधी के अलावा कोई नेता नहीं है हमारे पास जो कि वैश्विक रूप से स्वीकार्य हो, कोई नेता नहीं है, न होगा। तो फिर सिनेमा ऐसे लोगों में बनना चाहिए, देश की जो सांस्कृतिक समृद्धि है उस पर बनना चाहिए। जो आप लोग काम कर रहे हैं, देश में जो लैंग्वेज थी जो लुप्त होती जा रही उन पे बनना चाहिए, नदियों पे बनना चाहिए, कितनी समृद्ध हमारी विरासत है उस पे बनना चाहिए, हमारी सभ्यता में बनना चाहिए। तो या फिर सिनेमा उस पर, अदरवाइज सिनेमा को सिनेमा तक रहने दो। श्रीदेवी से बड़ा नाम आज भी कोई एक्ट्रेस नहीं बना पाई है। सो दीज आर द थिंग्स। सर आप डायरेक्टर हैं, मैं और मेरी ऑडियंस एक्चुअल BTS बिहाइंड द सीन समझना चाहते हैं। क्या होता है जब एक मूवी शूट हो रहा होता है, एग्जैक्टली क्या हो रहा होता है उस समय? मूवी एक्चुअली शूट हो रहा होता है तो उस पल में हम सब लोग उस सीन में डूब जाते हैं एकदम। जी। कई बार तो क्या होता है, हम लोग कट कर कहना भूल जाते हैं, लगता है यार वाह वाह चलता रहे, जब आर्टिस्ट अच्छे मिलते हैं आपको। एंड बिहाइंड द सीन, एक सिनेमा के पीछे ऑन द सेट अगर हम बात करें, जैसे हम लोग यहाँ भी शूट कर रहे हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल इन बिहाइंड ऑफ सीन। तो सेम सिनेमा में 80 से 90 लोगों की यूनिट होती है जी। और वो यूनिट का एक भी आदमी अगर हिल जाए ना तो पूरी फिल्म हिल जाएगी। हर कोई उतना इंपॉर्टेंट है, इवन जो सबसे, जैसे हम बिल्कुल ये समझते हैं यार ये तो क्या है, स्पॉट बॉय, वो भी सबसे इंपॉर्टेंट है। उसे पता है कि हर आदमी को, नॉट फॉर द डायरेक्टर ओनली, हर आदमी को, चाहे आर्टिस्ट हो, चाहे टेक्नीशियन हो, चाहे DOP हो, कब उनको पानी चाहिए, कब उनको चाय चाहिए, कब उनको एक किक चाहिए, उनको ट्रिगर चाहिए। दे अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। उन्हें पता है कि इस एक टेक लेने में कितनी ऊर्जा जा रही है। जैसे ही हम लोग कट बोलते हैं, अगला पल जो हमारे जो कानों में पड़ता है, आर्टिस्ट नहीं पड़ती है, हमारे स्पॉट दादा की वॉइस पड़ती है, सर चाय, सर पानी। एक छोटी बोतल मिनरल वाटर की खोल के देता है और हम लोग 2 घूंट डालते हैं, वापस दे देते हैं, तो बोतल वापस नहीं देगा, बोतल चाहिए, नेक्स्ट बोतल आ जाएगी। यहाँ से शुरू होती हैं चीज़ें। शॉट खत्म हुआ, अगले शॉट के लिए हम तो स्क्रिप्ट लेके बैठ गए, लेकिन जो DOP हैं, बाकी लोग हैं, सब जुड़ जाते हैं। लाइटिंग सेट करनी है उनको, क्या लगेगा, ट्रॉली लगेगी, 2 मिनट बात होती है बस कि उनको सीन समझाया, ये वो आर्टिस्ट गए चेंजअप के लिए, वो एक सिस्टम है पूरा सारा। आर्टिस्ट को पता है मुझे क्या चेंज करना है, मेकअप वाले जुड़ जाते हैं अपने काम पे अकॉर्डिंग टू सीन। शॉट डिस्कस किया, हम लोग लग गए फिर रिहर्सल में अपने असिस्टेंट क्या, उधर DOP लग गया, राउंड ट्रॉली लगेगी, स्ट्रेट ट्रॉली लगेगी, जिब लगेगी, रोन लगेगा, क्या लगेगा। सो दे कैन डू दैट। तो इट्स अ टीम वर्क और सारी टीम बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम विद द प्री प्रोडक्शन, सेम विद द शूटिंग, सेम विद द पोस्ट प्रोडक्शन। बहुत एक फिल्म कंप्लीट जब होती है तो उसमें अप्रॉक्स करीब 52 से 54 डिपार्टमेंट्स होते हैं। ओके। तब जाके वो सिनेमा बनता है। तो बिहाइंड द सीन जो लोग हैं अपना, उनके बिना संभव ही नहीं है और हम उन्हीं का थैंक्स करना भूल जाते हैं। यस। तो वो दे आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एनी फिल्म। सर जैसे टीम है, इतने सारे मेंबर हैं, क्या पॉसिबिलिटी है थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट होने का, आइडियाज़ में मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर कुछ? आइडिया तो आप बहुत सही बात कर रहे हो। आइडिया सबसे बड़ी बात तो जो टेक्नीशियन है उनको, जो पुराने लोग होते हैं उन्हें लगता है हमें सब मालूम है। उनको कोऑर्डिनेट करके रखना इट्स नॉट ईजी। कई बार सेट पे ही जो कैमरा डिपार्टमेंट है, जो लाइटिंग डिपार्टमेंट, उनकी बहसें हो जाती हैं, पूरी सारी शोर शराबा हो जाता है, कई बार तो मारपीट की नौबत आ जाती है। तो उस समय केवल एक ही बंदा होता है जिसकी बात सब मानते हैं, वो है डायरेक्टर। अगर डायरेक्टर आके खड़ा हो गया या उसे वो आ गया तो सब साइलेंट हो जाएंगे। ये दिस इज द ब्यूटी ऑफ प्रोडक्शन हाउस, एवरी प्रोडक्शन हाउस, चाहे कोई एज बड़ा हो या छोटा हो। वंस डायरेक्टर एंटर्ड इन द अरीना, एवरीबडी इज साइलेंट। डायरेक्टर एक बार बोल दिया शांत तो फिर शांत। एक ही आदमी है जो सब, कोई किसी को भी गाली दे दे, किसी को भी कुछ बोल दे, मारपीट नहीं होती, लेकिन डायरेक्टर कुछ ही बोल दे वो सब माफ है उसके लिए ड्यूरिंग शूटिंग। और वो किसी को भी बोल सकता है, गुस्से में वो स्टार को ही बोल देगा। मतलब ऐसी ऐसी गालियां निकल जाती हैं मुंह से, बट नो बडी रिप्लाई।
वो उसका रिस्पेक्ट होता है, और वो कोई जान के नहीं देता कि उन्हें पता है ये खराब हो रही है चीज़ तो ये फ्रस्ट्रेशन है। एवरीबडी अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि वो टाइम की वैल्यू है। सो ये भी संभालना, यही तो है ह्यूमन मैनेजमेंट जो है, ये इट्स नॉट इजी। सर फिल्म की स्टोरी जब आप डिसाइड करते हो कि ये स्टोरी होनी चाहिए, तो वो कैसा प्रेफरेंस रहता है आपका सर? मतलब कि आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है इस पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर ये स्टोरी ऑडियंस को पसंद आएगी, या फिर ये स्टोरी एक मैसेज पास करेगी, क्या सोचते हैं आप? सबसे पहले एक स्टोरी ग्राफ हम लोग रखते हैं माइंड में बिफोर मीटिंग विद द प्रोड्यूसर्स। देन प्रोड्यूसर से मीटिंग होती है, तो फिर हमें पता लगता है कि हमको इस बजट में बनानी है। तो स्टोरी जितनी भी बनती है सिनेमा में, जितनी भी आज भी, कल भी जो बनती थी, आज भी जो बन रही हैं, अब कल भी जो बनेंगी, उनको छोड़ दिए इन पे उनका भी सब स्टोरी डेवलप होती है अकॉर्डिंग टू बजट, कि हमारे पास पैसा कितना है। किसी फिल्म का कोई बजट नहीं होता। सबसे पहले हिंदुस्तान में ये सब समझ लें, नए मेकर जो भी आपके पास आते हैं, आप बात करते हैं अरे साहब फिल्म तो इतने में बन जाएगी, कुछ नहीं हुआ। इट्स ऑल डिपेंड ऑन द स्टोरी। अगर मेरी स्टोरी मांग रही है कि इस सीन में आपको 600 लोग लगेंगे, तो कैसे फिल्म सस्ती बन जाएगी? उन 600 लोगों को एक्सपोज करना, उन 600 लोगों के लिए कितनी यूनिट लगेगी, वो 600 लोगों का कितना पैसा लगेगा, कितना, तो एक सीन में एक दिन में कितना पैसा खर्च होगा। सो इट्स ऑल डिपेंड ऑन द बजट्स। जब बजट डिसाइड होता है तो फिर स्टोरी राइटर, वही तो स्टोरी राइटर का कमाल है, स्टोरी तो मैं भी लिख दूंगा। उसे बोला जाता है कि बॉस शॉर्ट बजट फिल्म है तो स्टोरी वैसी ही बनाना, स्क्रीन प्ले वैसा ही लिखना। ऑफिस है, अगर बजट है तो आपने एक्सटीरियर खोला, चौकीदार खड़ा है, ये खड़ा है, पब्लिक खड़ी है, ये लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, रोड पे गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं, अंदर गाड़ियाँ खड़ी हैं। लेकिन बजट नहीं है तो सीधे हमने क्या किया, ठग से सीधे हमने केबिन दिखाया जहाँ 2 आर्टिस्ट बैठे हैं, बात कर रहे हैं, बॉस है और उसका नौकर है, तो वहाँ पूरे पैसे बचा दिए। सो इट्स ऑल डिपेंड ऑन द बजट, कि आपका बजट कैसा है। जैसे आपके यहाँ पे है, आपके यहाँ यू टोल्ड मी 70-80 एम्प्लॉइज़ टोटल, लेकिन कई ऐसे भी होंगे जिनके पास 6 ही एम्प्लॉई हैं, कई ऐसे होंगे कि 4 ही होंगे, वो सब काम खुद ही कर दे रहे हैं। इट्स ऑल डिपेंड ऑन द बजट्स। उसी के अकॉर्डिंग संस्थान बड़ा या छोटा बनता है। इट्स नॉट अ फिक्स बजट। सिनेमा का कोई फिक्स बजट नहीं होता। कोई आपको बोलता है फिक्स बजट है तो वो झूठ बोलता है, या उसकी तैयारी पहले से उतनी है कि उसे पता है मेरी स्टोरी इस फ्रेम में मैं कंप्लीट कर लूँगा, इसमें मैं इसको बना लूँगा। दैट्स इट। सर एक चीज़ सुनने में आया है, जो क्रिएटिव आर्टिस्ट के पास तो ऑब्वियसली क्रिएटिव लिबर्टी होती है जी, मिसयूज़ होने के चांसेस होते हैं, खासकर वैसी सीरीज़, वैसे टीवी शोज़ या फिर वैसी मूवीज़ जहाँ पे कुछ रिलीजियस चीज़ें दिखानी हो, चाहे रामायण महाभारत जैसी चीज़ें बनानी हो, या फिर हिस्टोरिकल कोई चीज़ बनानी हो। क्रिएटिव लिबर्टी का मिसयूज़ होता है कहीं ना कहीं, थोड़ा बहुत। क्रिएटिव लिबर्टी का मिसयूज़ नहीं होता। अगेन मैं समझता हूँ कि जिसके पास पैसा है, सब है, तो वो सीन को जितना ऑर्गेनिक होता है उतना शूट करने की डायरेक्टर कोशिश करता है। या तो लेक ऑफ नॉलेज वो सीन बिगड़ जाएगा, या पैसे नहीं है तो उसे कम करेंगे। लेकिन क्रिएटिव लिबर्टी में मैंने फिर वही बोला, सिनेमा मनोरंजन के लिए बनाते हैं, इसीलिए पहले बोल देते ना, इस डिस्क्लेमर आ जाता है, चाहे वो कितना भी ओरिजिनल हो। हम बायोपिक बनेगी तब भी आ जाएगा डिस्क्लेमर, इसका किसी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। तो मसाला के लिए ऐड कर सकते हैं हम उसको क्रिएटिव, बट इट्स नॉट अ क्रिएटिव लिबर्टी। इट्स अगेन लाइक आप जो सीन कर रहे हैं, तो आपकी जो इमेजिनेशन है और आपकी पॉकेट में इतना पैसा है, आप किस ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, ये तीनों चारों चीज़ें मिलके काम करती हैं। दैट्स इट। अभी सर मैं चाहता हूँ कि आप मैसेज और टिप्स दें जिनको फिल्म मेकिंग करनी है, जो बर्डिंग आर्टिस्ट हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, मुंबई नहीं देश में कहीं पे भी हों, कोई भी टिप जिनको फिल्म में जाना है, चाहे वो एज एन एक्टर, एज ए डायरेक्टर, कैसे भी जाना। देखो, मेरा जो सबसे पहला टिप है, आप सबसे पहले अपनी स्टडी कंप्लीट करो। आपको ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। आपको लिखना आना चाहिए, आपको पढ़ना आना चाहिए, और आपकी एक एजुकेशन होनी चाहिए जिससे आपके पास प्लान बी रहे कि आप पढ़े लिखे हो। देन उसके बाद आप जो भी बनना चाहते हो, आप उसका एक अपना प्रोफाइल तैयार करो, चाहे वो वीडियो फॉर्मेट में हो, ऑडियो फॉर्मेट में हो, चाहे रिटन में हो, जिस चीज़ में जाना चाहो उससे रिलेटेड कुछ कोर्स कर लो। देन यू एंटर्ड ऑन दैट अरीना, और वहाँ पे जाके फिर आप शेल्टर देखो कि आपको क्या शेल्टर मिल सकता है। जिस भी डिपार्टमेंट हो उसके शेल्टर तलाशो, उनको आप जाके अप्रोच करो। अगर आपके पास आप फुल फ्लेज हो, हमारे देश में काम की कमी नहीं है, काम करने वालों की कमी है। हर प्रतिष्ठान इस देश का जूझ रहा है इस समस्या से।
काम की दिक्कत नहीं है, काम करने वालों को काम दिक्कत। करने वालों की दिक्कत है। और ये दिक्कत सब जगह पे है। मुंबई आप जाओ, आप एक विजन लेके गए, आप बिल्कुल परफेक्ट, आपको सेम डे काम मिल जाएगा, सेम डे यू विल गेट द वर्क। अब उसको प्रूव करना आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन क्योंकि ऑलरेडी वहाँ 100 लोगों ने गड़बड़ कर रखी होती है, तो फेथ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जो काम देता है बेचारा, उसे लगता है भी भाग जाएगा, एक दिन तो बड़ी उसमें, दूसरे दिन नया करके मक्खी मारेंगे, तीसरे दिन बस मेरा मन नहीं लग रहा, चौथे दिन तबीयत खराब है, हो गया काम, दैट्स इट। ये सब जगह पे आई एम 100% श्योर, अगर आपके यहाँ 70 लोग हैं तो 100% 20 लोग ऐसे होंगे जिनकी कभी बुआ मरती होगी, कभी चाचा बीमार, कभी पेट में दर्द हो रहा, कभी उल्टी आती होगी, कभी ट्रैफिक में फंसे रहते होंगे। दैट ऑल इज अ पार्ट ऑफ जो भी आप बोलना चाहो। सो काम की कमी नहीं है इस देश में, इस देश में काम करने वालों की कमी है। ओके। यू ऑलवेज कीप इन योर माइंड दिस थिंग। और कोई टिप? और बाकी तो फिर मेहनत है आपकी, ईश्वर की अपने दया आप है। को, ईश्वर की दया है। और सबसे बढ़िया, शीशे में देखो अपने आप को, अपने आप से पूछो ईमानदारी से कि क्या मैं इस लायक हूँ कि मैं जो काम ढूंढने जा रहा हूँ या जो काम मैं करने जा रहा हूँ, क्या मैं उसके लिए उपयुक्त पात्र हूँ। अगर आपकी आत्मा अंतरतम से बोल रही है कि नहीं तू पात्र है, तो फिर आप किसी की मत सुनो, गो फॉर दैट। फिर आप कैसे भी हो, आप कर लोगे, आप जुनूनी हो। लेकिन आप अपने आप से ईमानदारी से पूछो, क्योंकि आपसे ज़्यादा ईमानदार कोई नहीं है। व्हेन यू फ्रंट ऑफ द मिरर, आपको मालूम है कि कहाँ बस गड़बड़ है आपकी, कहाँ आप अच्छे हो। अपने आपकी अंतरात्मा अगर बोल रही है नहीं तू परफेक्ट है एकदम, तू कर लेगा, तो फिर आप कर लोगे। फिर आप कैसे भी करो, कर लोगे आप। 60% क्या 70% अंगूठा टेक है हमारी इंडस्ट्री में आज भी। मैं अच्छे अच्छे स्टार्स की बात कर रहा हूँ, फिर आप कर लोगे उसको। सर एक दो फेवरेट मूवी का नाम, आपकी फेवरेट मूवी जानना चाहूँगा मैं। मेरी फेवरेट मूवी तो बहुत हैं, अपनी छोड़कर। बट नहीं, मैं लाइक दिल तो पागल है, मुझे बहुत अच्छी फिल्म है। कुछ कुछ होता है। और अगर ओल्डर मूवी बात करें, शोले मुझे बहुत पसंद है। शोले तो आँखें मुझे बहुत अच्छी लगती है डेविड धवन की। तो ऐसे सिनेमा है, राम गोपाल वर्मा की मैक्सिमम फिल्में मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। रामू जी को मैं बहुत, फॉर मी राम गोपाल वर्मा और प्रकाश झा, ये मेरे दो बड़े फेवरेट डायरेक्टर हैं। मैं उनके काम से बहुत प्रभावित हूँ। तो इन सब के जो सिनेमा है, गंगा जल, कमाल की हैं फिल्में। सत्या, शिवा, मतलब ये लीजेंड्स हैं पूरे सारे लोग। तो ऐसी फिल्में मुझे आकर्षित करती हैं हमेशा। मैंने जनरली बहुत सारी वीडियोस देखी है, जब भी कोई डायरेक्टर आते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि आपकी नज़र में बॉलीवुड एक्ट्रेस में से कौन अच्छे एक्टर हैं। तो आपके लिए अभी तक सबसे अच्छा एक्टर एक दो, या फिर जज नहीं कर सकते हम? नहीं, अमिताभ बच्चन फॉर मी इज़ लाइक अ लीजेंड। समहाउ लोग दिलीप साहब के लिए बोलते हैं यूसुफ साहब, बट मुझे कहीं ना कहीं अमित जी उनसे भी आगे लगते हैं। क्योंकि यूसुफ साहब ने एक टाइम, वो आज भी चल रहे हैं, मतलब वो नॉन स्टॉप मशीन है बच्चन साहब। तो बच्चन साहब हमारी इंडस्ट्री के धरोहर हैं, ही इज़ अ लीजेंड। देन फिर शाहरुख खान, उनकी ऊर्जा मुझे बहुत प्रभावित करती है। उनका मैनिफेस्टेशन पावर ही बहुत स्ट्रांग है, सेल्फ बिलीफ। एब्सोल्युटली मैंने आपको ये बोला ना, अपनी आत्मा से पूछो। तो शाहरुख खान 100%, जब वो गए होंगे तो उन्होंने शीशे में खड़ा होकर पूछा होगा क्या तू कर सकता है, उनके अंदर उन्हें हाँ कर सकता हूँ। तो वो आज तक जो हाँ है ना, वो हाँ आज तक उस आदमी के साथ है। सो बच्चन साहब हुए, सब लीजेंड है। आई एम फैन ऑफ। मैं बच्चन साहब के घर गया हूँ, मुझे सौभाग्य मिला उनके साथ बैठ के स्नैक्स खाने का। मैंने वो फ़ोटो है उनके साथ, उन्होंने ही मुझे, उनके कैमरा मैंने सेल्फी ले रहा हूँ, उनके फोटोग्राफर ने खींची फ़ोटो, वो फ़ोटो भेजी उन्होंने मुझको। मैंने आज भी अपने FB पे लगा रखी है, वो हमेशा रहेगी। सो बच्चन साहब इज़ लाइक लीजेंड। सर एक लास्ट क्वेश्चन मैं करना चाहूँगा आपसे कि इंडियन सिनेमा अभी कहाँ पे है और आप इसका क्या फ्यूचर देख रहे हैं सर? इंडियन सिनेमा मेरी नज़र में अपने एक बड़े सेमी स्वर्णिम दौर से निकल रहा है, जहाँ पे कि अब हम लोग वो सिनेमा बनाने लगे हैं जो कि वैश्विक सिनेमा को टक्कर दे रहा है। चाहे वो वाइपिक्स में हो, चाहे वो कंटेंट में हो, चाहे वो क्वालिटी में हो। जो साउथ की जो फिल्में बन रही हैं अपना,
जितना पैसा खर्च हो रहा है उनमें, या जितने टेक्नीशियन टेक्निक वाइज दे आर वेरी हायर। जैसे अभी कल की आई फिल्म, वो कहीं आपको लगेगा कुछ हॉलीवुड टाइप का देख रहे हैं अपना। तो ऐसे एरा में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं, तो ये सिनेमा के लिए बहुत खुशी की बात है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपको लगता होगा कि देश को जो रेवेन्यू देश की सरकार को मिल रहा है वो साहब रिलायंस ज़्यादा देती होगी या फला। देश को जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देता है वो एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट देता है। हमारे देश का जो एंटरटेनमेंट जो डिपार्टमेंट है ना, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू गवर्नमेंट को वहाँ से मिलता है। पेट्रोल डीजल से नहीं आता, एंटरटेनमेंट सेक्टर से आता है, उसमें सब आ जाते हैं, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू। तो जब यहाँ भी 400-400 500-500 करोड़ की फिल्में बनेंगी और जब ये चला जाएगा आगे, तो कैन यू इमेजिन कि मतलब देश में कितने अवसर पैदा होंगे। जैसे यूएस में आप देखो, लॉस वेगस को आप LA सिनेमा के लिए जानते हो, हॉलीवुड है ना, 20th सेंचुरी, मार्वल्स, ये सब लोग राज करते हैं पूरे सारे, क्योंकि ये एक तरह से इकोनॉमी चला रहे हैं कई स्टेट्स की। फैक्ट। तो हम आने वाले टाइम में उस लेवल पे आते जा रहे हैं, और ये एक जगह नहीं हो रहा है, ये कई स्टेट्स में हो रहा है। साउथ में हो रहा है 2 स्टेट्स में, महाराष्ट्र में हो रहा है, पंजाब में हो रहा है, यूपी में हो रहा है। तो ये जो बूम आ रहा है सिनेमा के लिए, ये बड़ा अच्छा एक अवसर भी है, अच्छा एक संकेत भी है। लेकिन इस सब में कहीं ना कहीं जो हमारा जो ड्रॉबैक है, सबसे बड़ा ड्रॉबैक, वो बड़ी शर्म का विषय भी है हमारी सरकार के लिए भी, कि हमारे इस बिजनेस को गवर्नमेंट के किसी भी स्तर पे कोई मान्यता नहीं है। मैं डायरेक्टर हूं तो मैं डायरेक्टर हूं, लेकिन मेरे पास कोई आईडी नहीं है। हाउ आई प्रूव इट आई एम ए डायरेक्टर। जैसे ही आप हिंदुस्तान से बाहर निकलते हो, देयर इज द डिपार्टमेंट ऑफ एवरी गवर्नमेंट हैविंग वेयर दे प्रॉपरली सर्टिफाइड यू आर द, इवन श्रीलंका तो आप देखोगे तो उनके आर्टिस्टों के पासपोर्ट पे लिखा रहता है कि ये सिंगर है या ये एक्टर है, उनके पासपोर्ट पे लिखा रहता है। तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। उतना ही दुर्भाग्य है जितना कि जब एयरपोर्ट पे आप जाते हैं और आप हिंदी बुक्स तलाशते हैं, आपको किसी भी एयरपोर्ट पे आप हिंदी की किताबें नहीं मिलेंगी, नहीं मिलती है। वो 3-4 उन्होंने रख रखी हैं बेवकूफ़ बनाने को। सब कुछ इंग्लिश है। आपने GST, सबके GST रजिस्ट्रेशन है, बट उसमें रिकॉग्नाइजेशन कहाँ है आपको? यू विल गेट एनी आईडी कि यू आर अ डायरेक्टर, यू आर अ आर्ट डायरेक्टर, यू आर अ कोरियोग्राफर, यू आर अ म्यूजिक कंपोजर। आप पैसा तो लेते हो हर चीज़ का, रिकॉग्नाइज नहीं है। तो इसी वजह से हमको बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये सपोर्ट नहीं करते। एग्जैक्टली। हमारे पास अपना रिकॉग्नाइजेशन नहीं है। और जब जाओ तो बोलते हैं साहब ये आपका उसमें आता है, नेगेटिव प्रोफाइल आता है। अरे बेवकूफ़, वो नेगेटिव प्रोफाइल नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने कोई कागज ही नहीं बनाया उसके लिए। जो लोन जो मिलता है एंटरटेनमेंट इंस्टीट्यूशंस को, वो उस पे नहीं मिलता, उनको मिलता है उनके सरप्लस पे, उनके टर्नओवर पे, उनकी आईडी पे नहीं मिलता। जैसे आप ऑफिसर हो या कुछ भी हो तो आपको आपकी आईडी पे लोन मिलता है ना। तो यहाँ वो चक्कर नहीं है, तो इसे नाम दे देते हैं अजीब सा। तो हमारे यहाँ का सिस्टम बड़ा अजीब है, इसको बड़ा सुधारने की ज़रूरत है। लेकिन सिनेमा डेफिनेटली स्वर्णिम दौर पर, इतना सब कुछ होते हुए भी हम तरक्की कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। जैसे जब देश आज़ाद हुआ कुछ नहीं था, आज वेपन्स, ब्रह्मोस है, सब कुछ है। तो ऐसे ही हमारे सिनेमा ने कुछ कहीं से कोई कॉपरेशन न होते हुए गवर्नमेंट का किसी का भी, और आज हम लोग एक मुकाम पे हैं। ये अदम्य जो जिजीविषा है सिनेमा की या आर्टिस्टों की, ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। अभी आपने जो बताया कि जो ड्रॉबैक्स हैं कि आइडेंटिटी नहीं है प्रॉपर, कहीं ना कहीं इन सब कारणों से भी बहुत लोगों को आर्टिस्ट बनने नहीं दिया जाता है, चाहे घर वालों की तरफ से हो या फिर। हाँ, वो बताएंगे क्या? एग्जैक्टली। यू अंडरस्टैंड, वो बताएंगे क्या? भाई दुकान तो दिख रही है आपकी, मैं डायरेक्टर हूँ, क्या बताएं वो लोग, क्या हूँ डायरेक्टर? भाई एक आया, एक निकल के चला गया। देयर इज नथिंग इज द एस्टैब्लिशमेंट थिंग्स। आप जर्नलिस्ट हो, आपके पास आईडी है, एवरीबॉडी हैविंग दैट। बट आप सिनेमा कर रहे हो तो वेयर इज आईडी? और पैसा आप दबा के ले रहे हो। 10 करोड़ की कोई पिक्चर बनाए, आप 1 करोड़ 80 लाख वसूल लोगे उससे GST तुरंत। तो ये अननेसरी ये टॉक दूसरे उसमें चली जाएगी, सो लीव इट दैट। हरि अनंत, हरि कथा अनंत बोलते हैं। This was but this was very important thing to be discussed and thanks to you to point it out. So thank you so much sir, यहाँ पर आने के लिए, इतनी सारी बातें करने के लिए, हमसे इतने सारे टिप्स देने के लिए। सिनेमा को और अच्छे से समझाया आपने, एक एक स्टोरी पे कैसे काम होती है,
एक्चुअल बिहाइंड द सीन क्या होता है, सबको समझाने के लिए थैंक यू सो मच नहीं, सर। शुक्रिया मेरा आपकी तरफ से। आपने एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पे कि हम लोग अपने विचारों को एक परवाज दे सकते हैं अपना। जी एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू पीएमसी, इट्स अ नाइस नेटवर्क। और मैं तो जो इसके जो देख रहे हैं वीडियो, उनसे मैं बोलूँगा कि आप इसको सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। और ऐसे बहुत कम नेटवर्क हैं अभी देश में जो कि यथार्थ को लेके आगे आ रहे हैं और अपनी जो हमारी समृद्ध जो हमारी जो कल्चर है या लेगेसी है उस पे बात करते हैं, कुछ पॉजिटिव बात करते हैं। तो अगेन थैंक यू सो मच, thanks for your precious time, and I'm highly honored, highly obliged, and love to share these kind of interviews again and again and Yes, again. So I thank- wish कि ये मेले ऐसे ही चलते रहेंगे। जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। तो ये थी हमारी बातचीत दुष्यंत प्रताप सिंह जी के साथ। उम्मीद है आज का कॉन्वर्सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप ये एपिसोड टीवी पर देख रहे हैं तो आप हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें, और अगर यूट्यूब पर ही देख रहे हैं तो अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हमें फॉलो करें। तब तक के लिए याद रखिए कि हमें अपनी ज़िंदगी काटनी नहीं, जीनी है, और ऐसे जीनी है कि लोग बोले लाइफ हो तो ऐसी।